स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट CDP क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है, मतलब शिक्षा के स्तर में जो कमी आ रही है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारगता, अभिभावकों की विचार मग्नता, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों, जो शिक्षा के स्तर में ह्रास हो रहा है या कमी आ रही है उसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। छात्रों की लापरवाही का जो है इसका वजह से जो है शिक्षा के स्तर में कमी आ रही है। शिक्षकों की अपारगता, मतलब अपने जो शिक्षण प्रति जो है उनकी रुचि, अभिभावकों की विचार मग्नता, ये जो है शिक्षा के स्तर में कमी लाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा, फर्स्ट प्रश्न का चौथा। सेकंड प्रश्न है दोस्तों, स्वांगीकरण का दूसरा नाम है प्रतिपादन, चित्रण, तुलना, आख्यान। बताइएगा, स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिपादन। स्वांगीकरण का दूसरा नाम प्रतिपादन है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है या किस अवस्था में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या यौनावस्था? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो लज्जा एवं गर्व का भाव है दोस्तों ये बाल्यावस्था में जो है विकसित होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न, स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका जो है दूसरा नाम प्रतिपादन है। इसका मतलब है आपके वर्तमान जो संवेदना है दोस्तों उसमें नई संवेदना का जो है जुड़ जाना, ये स्वांगीकरण है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, या इनमें से सभी? बताइए दोस्तों, मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही है। क्या क्या? तो देखिए ये शोध मतलब अनुसंधान हेतु नए मार्ग खोल देता है दोस्तों मूल्यांकन। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है, बिल्कुल सही, मूल्यांकन के लिए। और मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, फीडबैक दे सकता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों वीडियो को ज़रूर एक लाइक किया कीजिए दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जो है हमें जो है मोटिवेशन जो है प्रदान करता है, ताकि हम और जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छा लाएँ। तो ज़रूर एक लाइक किया करें। चलिए पाँचवा प्रश्न देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है दोस्तों, धनात्मक रूप से संबंधित हैं दोनों, ऋणात्मक रूप से संबंधित है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, हमें पता है बुद्धि एवं जो सृजनात्मकता है वो अपने आप में एक धनात्मक रूप से संबंधित होता है, जुड़ा होता है, एक दूसरे की पूरक है दोस्तों, ये इसे याद रखिएगा। ऋणात्मक तो ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, बिल्कुल संबंधित नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। जिसकी बुद्धि IQ लेवल उतने हैं मतलब वो सृजनात्मकता भी उतना हो सकता है। ये जो है ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ही सही है दोस्तों। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? यूनिसेफ, यूनेस्को, UNO या UNESC? बताइए, चारों ऑप्शन में कौन सा जो है शिक्षा से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यूनेस्को। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप सभी जितने भी देख रहे हो। सातवां प्रश्न देखिए, किस उम्र में या किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित हो जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था से, जन्म से, सर्वदा प्रवहमान से, या गर्भावस्था के दौरान? बताइए आदत। तो देखिए दोस्तों, जो आदत है दोस्तों वो जन्म के दौरान ही अब जो है जन्म से ही विकसित हो जाती है, याद रखिएगा। आदत जो है, व्यवहार जो है वो जन्म से ही विकसित हो जाती है, शिशु के जन्म के पश्चात ही।
8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? डेवलपमेंट का सिद्धांत दोस्तों, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, विकास सदैव रेखीय होता है, यह एक असतत प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों, विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो देखिए, विकास का सिद्धांत है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ए। जो विकास होता है दोस्तों डेवलपमेंट, वो सबके लिए समान गति से नहीं होता, याद रखिएगा। विकास सदैव रेखीय होता है, ये कथन गलत है। असतत प्रक्रिया गलत है दोस्तों, सतत होती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, संबंधित होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विकास का सिद्धांत ऑप्शन फर्स्ट है। 9वां प्रश्न देखिए, बाल विकास एक प्रणाली है, धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की, या प्रायिक विकास की? बताइएगा। बाल विकास जो है, ये डेवलपमेंट है, वो एक कैसी प्रणाली है? तो देखिए दोस्तों, ये एक सतत और क्रमिक लगातार चलती हुई है, मतलब सतत भी और क्रम के अनुसार भी। अभी हमने आगे देखा, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपके झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ जितने भी आपके एग्ज़ाम में सीडीपी पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज़रूर अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को, शेयर जरूर कीजिए। यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है। देखिए, जो यौन है वो पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है। उसी प्रकार लिंग किसको संदर्भित करता है, हमें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण को, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण को, लैटिन में स्वयं जैविक गुण, या चिकित्सा शास्त्र में मातृ जाति या पितृ जाति के रूप में। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी। हम बोलते हैं पुरुष है, स्त्री है, तो ये जो है ये सामाजिक रूप से निर्मित है दोस्तों, जिसमें ये लिंग है। जब भी आपका सेक्स की बात किया जाए दोस्तों, सेक्स मतलब ये होता है जैविक रूप से निर्धारण, जिसमें जो है स्त्री द्वारा जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, तो इसे जैविक रूप से कहा गया है सेक्स। और लिंग किसको बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों जेंडर। तो जेंडर किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है सामाजिक रूप से निर्मित को। जैसे लड़की ही झाड़ू लगाएगी, घर का काम करेगी, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे, तो ये समाज का निर्मित है। समाज के निर्मित रूप को लिंग कहते हैं। और लिंग हिंदी में तो दोनों को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेक्स जो है ये जैविक रूप से है और जेंडर सामाजिक रूप से, इसे याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है। 11वां प्रश्न देखिए, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा है, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। बताइए दोस्तों, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कब कहते हैं? तो हम कब कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार उसके प्राप्तांक अगर उसकी कक्षा का सबसे निम्न अंक होता है तो हम उसे जो है पिछड़ा कहते हैं। बहुत ज़्यादा निम्नतम अंक दोस्तों मतलब, तो उसे हम पिछड़ा कहते हैं, याद रखिएगा। मद बुद्धि का बच्चा जो समझने सोचने में थोड़ा सा उसकी कमी आती है, वो मंद बुद्धि का है। 12वां प्रश्न देखिए, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रेरक परिवेश के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह की स्थिति, या इनमें से सभी दोस्तों? बताइए क्या रहेगा एक उचित प्रेरक परिवेश के लिए? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कक्षा में, स्थिर एवं शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह की स्थिति होनी चाहिए। अब स्पर्धामूलक दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ स्पर्धा, इसमें यह कहा गया है, तो इनमें से सभी जो है सही उत्तर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का, या आर्थिक कारक का? बताइए दोस्तों, जो बच्चों में विकास होता है डेवलपमेंट, वो किसका परिणाम है? तो यह है दोस्तों आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का, मतलब आनुवंशिक एवं वातावरण। तो ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कक्षा में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? संवेग, भावुकता और जटिलताएं, छात्रों की अभिवृत्ति, लक्ष्य एवं अभिप्राय, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, जो कक्षा में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करता है वो बाह्य कारक कौन सा है दोस्तों? तो बाह्य कारक में आएगा आपका संस्कृति और प्रशिक्षण। आपका आंतरिक कारक क्या आ जाएगा? तो संवेग,
छात्रों की अभिवृत्ति और लक्ष्य, ये आंतरिक कारक हैं। जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आंतरिक कारक ये हैं, बाह्य कारक ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है? जो शिक्षण समझ के क्रियाकलाप हैं उसके स्तर के बनाए रखने के लिए प्रबंधन आवश्यक है, कुशल प्रशासन आवश्यक है क्या, योग्य शिक्षक चाहिए क्या, या इनमें से सभी? बताइए दोस्तों, अगर शिक्षण समझ क्रियाकलाप को हमें बनाए रखना है उसके स्तर को, तो इसमें से कौन सा विषय आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, ये सभी विषय आवश्यक है। प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट, कुशल प्रशासन होना चाहिए, वही मैनेजमेंट करता, योग्य शिक्षक होने चाहिए। तो इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट आपका 15 प्रश्न CDP का। साथ ही साथ और हम इसी चैनल पर वीडियो लाएंगे दोस्तों आपके CDP का झारखंड TET के लिए। और बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाइए ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके लिए ला सकें दोस्तों। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्या झारखंड में CTET एग्ज़ाम जो है या CTET जो है वो अलाउ है या नहीं, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।